नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ जुबली हिल्स बाईपोल की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने आगामी चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति को अंतिम रूप दे दिया है। बिहार के अलावा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और ओडिशा में 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे। स्रोतों ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव, जुबली हिल्स सहित उपचुनाव की अधिसूचना दशहरा उत्सव के बाद जारी की जाएगी। इस बीच राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए काम तेज कर दिया है। तेलंगाना ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनाव की तारीख घोषणा हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने आज बताया कि 23 अक्टूबर से चुनाव की शुरुआत होगी। जेडपीटीसी और एमपीटीसी के चुनाव 2 चरणों में होंगे, वहीं ग्राम पंचायत के चुनाव 3 चरणों में पूरे होंगे। एमपीटीसी और जेडपीटीसी चुनाव का पहला चरण 23 अक्टूबर और दूसरा चरण 27 अक्टूबर को होगा, जबकि ग्राम पंचायत चुनाव का पहला चरण 31 अक्टूबर, दूसरा 4 नवम्बर और तीसरा 8 नवम्बर को होगा। अहम बात यह है कि चुनाव की तारीख घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है। तेलंगाना के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 1.67 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से 81.65 लाख पुरुष और 85.36 लाख महिलाएं शामिल हैं। चुनाव की तारीख को घोषणा करते हुए राज्य चुनाव आयुक्त रानी ने बताया कि चुनाव 9 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच कराए जाएंगे। पहली अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी, जिसके साथ ही जेडपीटीसी और एमपीटीसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर जोर दिया है। उसने उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं को नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। फाइनल में पाकिस्तान को एक करीबी मुकाबले में हरा। इस जीत के साथ एशिया कप में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर 3-0 हो गया है। मैच के बाद ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल चीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चीफ के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। ये ड्रामा लगभग 1.5 घंटे तक चला। इसके बाद भारतीय टीम ने बिना ट्रॉफी लिए चैंपियंस की तस्वीरें खिंचवाई। इसको लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे। ये जीत नहीं हो सकती है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के डी रामाराव ने आज कहा है कि तेलंगाना की जनता पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को सत्ता में वापस लाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने मात्र 22 महीनों के शासन में समाज के हर वर्ग के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपमानजनक हार की ओर बढ़ रही है, क्योंकि राज्य भर के लोगों का विश्वास उठ चुका है और वो एक बार फिर के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व की ओर रुख कर रहे हैं। तेलंगाना के सभी वर्गों के लोग चाहते हैं कि केसीआर मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करें। उन्होंने आज तेलंगाना भवन में वरिष्ठ नेता प्रदीप चौधरी के नेतृत्व में जुबली हिल्स से आए टीडीपी कार्यकर्ताओं को बीआरएस में शामिल करने के बाद संबोधित करते हुए कहा है, जमीनी स्तर पर लोगों की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि चाहे वो निकाय चुनाव हो या दिल्ली सभा या सांसद चुनाव, माहौल बीआरएस के पक्ष में है। रामाराव ने कहा है कि बीआरएस द्वारा शुरू किया गया कांग्रेस बकाया कार्ड अभियान रेवंत रेड्डी सरकार को हराने के लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा और कांग्रेस के अधूरे वादों को पर्दाफाश करेगा। कांग्रेस अपने गारंटी कार्ड के साथ सत्ता में आई, लेकिन लोगों को धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। भाजपा सांसद इलारा राजेंद्र ने कांग्रेस पार्टी के कामारेड्डी घोषणा पत्र की तीखी आलोचना की है, जिसमें शैक्षणिक नौकरियों में राजनीतिक आरक्षण का वादा किया गया है। मीडिया को संबोधित करते हुए राजेंद्र ने इस कदम की कानूनी और संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के वास्तविक प्रयास के बजाय चुनाव में देरी करने की एक रणनीतिक चाल है। ये विवाद हाल ही में जारी संयुक्त सत्यापन आदेश यानी जेवीओ से उपजा है, जिसमें सरपंचों, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, एमपीपी और जिला परिषद अध्यक्षों सहित स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण का प्रस्ताव है। राजेंद्र ने प्रस्ताव के पीछे स्पष्टता और कानूनी तैयारियों की कमी पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये कोई भूमि पंचायत नहीं है जिसे आप हेर फेर कर सकेंगे। अदालतें संविधान के तहत काम करती हैं और इस तरह के किसी भी कदम के पीछे एक व्यापक रिपोर्ट होनी चाहिए जो न्यायिक जाँच का सामना कर सके। उन्होंने कांग्रेस नेता खासकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की आलोचना करते हुए इसे राजनीतिक नाटकबाजी करार दिया है। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने गुरुकुल स्कूलों के आपूर्तिकर्ताओं को बकाया बिलों का भुगतान न करने पर तेलंगाना सरकार की आलोचना की। सिलसिला विधायक ने दावा किया कि यह बिल 6 महीने से लंबित है। हरीश राव ने सरकार की निष्ठा को शर्मनाक और क्रूर कृत्य बताया और आपूर्तिकर्ताओं पर पड़ने वाले गंभीर प्रभाव और इन आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों के कल्याण पर प्रकाश डाला। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने आगे पूछा है कि अगर बिल महीनों तक लंबित रहेंगे तो गुरुकुलों को खाद्य सामग्री कैसे पहुँचाई जा सकेगी। स्कूलों को
गुणवत्तापूर्ण भोजन कैसे मिलेगा। उन्होंने आगे कहा है कि जबकि गुरुकुल के छात्र मिलावटी खाने की वजह से अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं और अपनी जान गंवा रहे हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है, ये बेहद दुखद है। साथ ही अधिकारियों से बार बार अपील करके तुरंत भुगतान करने के बावजूद राव ने मौजूदा प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से मिलने और कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के बाद भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बेंगलुरु में ड्रग तस्करी के मामले में डीसीपी आरआई कासिम ने कहा है कि एक डेंटल कॉलेज का एक छात्र शानदार जीवन शैली जीने के लिए साइड बिजनेस के रूप में ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। हमने उसके पास से 300 ग्राम हाइड्रो गांजा जब्त किया है। जांच जारी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 500 ग्राम हाइड्रो गांजा जब्त किया गया है। एक इनोवा गाड़ी, एक बाइक और उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। ये डेंटल कॉलेज का स्टूडेंट वो अपना लैविश लाइफ जिंदगी बिताने के लिए ये साइड बिजनेस के मुताबिक ये ड्रग पेडलिंग कर रहा था। तो उसने हाइड्रा गांजा उसके पास सीज किया हमने। वो आड़गुड़ी पुलिस स्टेशन लिमिट्स में वो 300 ग्राम्स उसके अंदर उसके पास पकड़ा गया है। वो केस रजिस्टर आड़गुड़ी में किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन सीसीबी में ले रहे हैं। कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और ये कौन सा कॉलेज का स्टूडेंट है? ये अभी तो पता करना है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो केस ट्रांसफर होने के बाद सीसीबी में वो पता करेंगे। कहाँ से है सर? ये लोकली है, डेंटल कॉलेज में पढ़ रहा है। वो कॉलेज के बारे में भी पता करना है, वो कहाँ पढ़ रहा है। कहीं कॉलेज में ये पेडलिंग का कुछ पता चला है सर? अभी वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिलहाल तो सिर्फ पता चला है वो एक डेंटल कॉलेज में स्टूडेंट है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी बताया। वो एक 500 ग्राम्स हाइड्रो गांजा को सीज किया गया है। ये तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है और ये केरल में एक टीवी चैनल पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को धमकी दी गई। कांग्रेस की मांग है कि भाजपा के पैनलिस्ट के तौर पर पिंटू महादेव ने राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है, इस वजह से उन पर तुरंत केस दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी नेता पिंटू महादेव की राहुल गांधी पर दिए गए बयान को लेकर कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसा माना जाएगा कि ये राहुल गांधी के खिलाफ सरकार की मिलीभगत है। इसी पर अब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि भाजपा का प्रवक्ता एक टीवी चैनल पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी गोली मारी गई थी, जैसे इंदिरा जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पिंटू महादेव एक प्रमुख टीवी चैनल पर बैठ करके बिना डर, बिना किसी झिझक के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को सीधे छाती पर गोली मारने की धमकी देता है। पूरा देश चुप है। क्या उसी तरह से जैसे महात्मा गांधी जी को छाती पे गोली मार दी गई, जैसे इंदिरा गांधी जी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, आप उसी तरह से इस देश के गरीबों की, मजलूमों की और देश की असल जनता की सबसे मजबूत आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहे हैं? करूर में विजय रैली के दौरान मची भगदड़ से उपजे विवाद पर तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलई ने अभिनेता राजनेता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि वीकेंड पर रात में रैली आयोजित करना गैर जिम्मेदाराना कदम था और भीड़ प्रबंधन में राज्य पुलिस पूरी तरह नाकाम रही। अन्नामलई ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अन्नामलई ने कहा है कि विजय को रैलियों की योजना अधिक जिम्मेदारी से बनानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विजय की गलती ये है कि वो कार्यक्रम वीकेंड पर रखते हैं, उन्हें अधिक जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। अगर वीकेंड पर कार्यक्रम है तो दोपहर में रखो ताकि लोग आसानी से आपको देख सकें। रात में क्यों रखा? टीवीके के वॉलंटियर्स कहां तैनात थे? उन्होंने कहा है कि डीजीपी ने दावा किया है कि 500 पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन सड़क पर 100 से भी कम पुलिसकर्मी दिखाई दिए। अनुमति एक संकरी गली में दी गई जहां एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी। पुलिस को ऐसी अनुमति देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तमिलनाडु के करूर में शनिवार को अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की रैली में मची भगदड़ में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। इस घटना के एक दिन बाद विजय के चेन्नई स्थित निवास पर बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। करूर में अपनी रैली में हुई भगदड़ के बाद शनिवार आधी रात को विजय के अपने आवास पर पहुंचने पर उनके आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और स्थानीय चेन्नई शहर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को उनके घर के आसपास तैनात कर दिया गया है। हालांकि विजय ने मृतकों के परिवारों को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने इस घटना पर बोलते हुए कहा कि कुछ शब्द इस नुकसान को कम नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं परिवार के साथ हूं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।